डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम यूकेपीएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उसके इरिगेशन के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। पेपर 2 है, उसमें इरिगेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स ही है, इसलिए इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सॉल्यूशंस के साथ-साथ ये क्वेश्चंस हैं, ये कौन-सी स्टैंडर्ड बुक से पूछे गए हैं, वो भी मैंने यहाँ पर मार्क किया है। आउट ऑफ 180 अराउंड 116 क्वेश्चंस का मैंने सोर्सेज़ मार्क किए हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सही सोर्सेज से आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हर एक एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है। तो आपके एग्ज़ाम में किस पैटर्न के, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी लेवल की बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि इरिगेशन है, इसकी प्राइसिंग करने के क्या-क्या मेथड हो सकते हैं। हम जो चार्ज करते हैं फार्मर से, वो किस-किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो एक तो एरिया बेस्ड होता है, जिसको फ्लैट चार्जिंग भी बोला जाता है, फ्लैट रेट प्राइसिंग, जिसमें कि पर हेक्टेयर के चार्जेस फिक्स होते हैं। दूसरा होता है क्रॉप बेस्ड, जिसमें कि डिफरेंट क्रॉप के लिए पर हेक्टेयर के चार्जेस होंगे कुछ। और थर्ड होता है, ये सबसे एक्यूरेट और बेस्ट होता है, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे होता है कि जिस फार्मर ने जितना ज़्यादा वाटर यूटिलाइज़ किया, उसको उतना ही ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड भी होता है, फ्लैट रेट प्राइसिंग भी होता है, तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि रिवर ट्रेनिंग वर्क को हम कैसे-कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क है, ये डिस्चार्ज के लिए हो सकता है, जैसे कि फ्लड की सिचुएशन है, उसके लिए रिवर ट्रेनिंग करनी है। किस जो रिवर फ्लो हो रही है, वो आस-पास के एरिया में ज़्यादा स्प्रेड आउट ना हो फ्लड जो है। डेप्थ के लिए हो सकता है, अगर डिस्चार्ज रिवर में कम है, तो उस केस में हम चाहेंगे कि एक मिनिमम डेप्थ है वो मेंटेन रहे, ताकि जो बोट्स वगैरह मूव कर रही हैं, वो फ्रीली मूव कर पाएँ, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक होता है कि जब डिस्चार्ज है वो एवरेज है, उस केस में जो सेडिमेंट है, वो वाटर के साथ प्रॉपर फ्लो हो रहा हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉज़िट होने लग गए हैं। तो सेडिमेंट के लिए भी ट्रेनिंग होती है, डेप्थ के लिए भी होती है, डिस्चार्ज के लिए भी होती है। डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि रामगंगा प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो रामगंगा प्रोजेक्ट बना है रामगंगा रिवर पे। ये एक एम्बैंकमेंट डैम है, पौड़ी गढ़वाल है उत्तराखंड में वहाँ पर। तो बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सॉइल है वो प्रैक्टिकली इनफर्टाइल हो जाती है अगर उसकी पीएच है वो किससे ज़्यादा हो जाए। तो वैसे तो 8.5 टू 10 की रेंज होती है, जिसमें कि सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी की हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। बट ऑप्शंस में यहाँ पर देखें तो फिर 10 से भी ज़्यादा है, ये 11 ये मोस्ट एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये वैल्यू है 10 से भी बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9th में दिया है कि इवोपोरेशन है, इसको कैसे मेजर करते हैं। तो ओपन पैन होता है, जिसकी की हेल्प से इवोपोरेशन मेजर किया जाता है। ये डिवाइस होता है इवोपोरेशन मेजर करने का, इसमें वाटर फिल कर देते हैं हम, और उसके बाद मेजर करते रहते हैं कि कितनी डेप्थ है वो कम हुई है, कितनी डेप्थ है वो इवोपोरेट हो गई है वाटर की। एक यहाँ पे गेज लगा होता है मेजर करने के लिए। ऊपर ये वायर्स की फेंसिंग की जाती है ताकि बर्ड्स वगैरह इसमें से पानी ना पिएँ, और नीचे ये वुडन रखा जाता है, ये इस तरीके से स्टैंड, इसलिए कि अगर सॉइल गर्म हो रही है तो ऐसा ना हो कि उसके कारण उसको एक्स्ट्रा हीट मिल रही है पैन को और ज़्यादा इवोपोरेशन हो जाए। ओपन पैन हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये हेटोग्राफ होता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है, यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर होती है रेनफॉल इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि कोर वाटरिंग फॉर राइस के लिए ऑप्टिमम डेप्थ क्या होगी। तो ये याद रखनी है आपको, वैल्यूज राइस के लिए होती है 19 सेंटीमीटर, 16.5 होती है शुगर केन के लिए, और व्हीट के लिए होती है 13.5। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है कि किसी आउटलेट को प्रोपोर्शनल आउटलेट कब बोलेंगे, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एफ डी क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू अपॉन क्यू। स्मॉल क्यू यहाँ पर है आउटलेट का डिस्चार्ज, और कैपिटल क्यू है डिस्ट्रीब्यूटरी का डिस्चार्ज। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चेक करता है कि डिस्ट्रीब्यूटरी का हेड, फ्लेक्सिबिलिटी है ये चेक करता है कि डिस्ट्रीब्यूटरी का डिस्चार्ज है वो चेंज करने से आउटलेट का डिस्चार्ज कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर एफ की वैल्यू 1 है
तो डी क्यू अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। मतलब जिस रेट से हम डिस्ट्रीब्यूटर का हेड चेंज कर रहे हैं उसी रेट से आउटलेट का डिस्चार्ज है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये कंडीशन होती है फ्लेक्सिबल आउटलेट की। एफ की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए है कि ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैश क्रॉप नहीं है। तो कैश क्रॉप्स होते हैं जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं वो सेल आउट करने के लिए बोते हैं, और इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं वो कॉफ़ी, कोको, टी, शुगर कैन, कॉटन, जूट, टोबैको, रबर एंड स्पाइसेस। और जैसे राइस, व्हीट ये सारे आते हैं फूड क्रॉप्स में। फूड क्रॉप्स हैं ये फार्मर्स हैं वो अपने लाइफ स्टॉक को खिलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल सारे इसके याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। एक थोड़ा-सा आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। एक इसमें कभी-कभी कुछ कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हो जाते हैं, तो आप एक ये भी हिंट से याद रख सकते हो कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनको फार्मर यूज़ कर नहीं सकता डायरेक्टली। जैसे कि आपने कॉटन बोया है, तो कॉटन में जो रुई होती है वो होगा आप जो खेत में बोओगे वो। तो आप उससे घर पे कपड़ा नहीं बना सकते, आपको उसको सेल आउट करना पड़ेगा फैक्ट्री में। तो वो सारी क्रॉप जिनको हम डायरेक्टली कंज़्यूम यूज़ नहीं कर सकते, वो कैश क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राइस। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि लाइन कैनाल है कोई, उसका डिस्चार्ज अगर 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज़्यादा हुआ, तो मिनिमम फ्री बोर्ड रिकमेंडेड क्या होगा? तो ये आईएस कोड में दिया गया है। आईएस कोड 104302,000 है। इसमें दिया गया है कि डिस्चार्ज 10 से ज़्यादा हुआ तो 0.75 होगा, और मिनिमम होता है जब डिस्चार्ज है वो 0.1 से कम हो, उस केस में ये होता है 0.15। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगर पूरा याद नहीं भी रख पाओ तो फर्स्ट और लास्ट वाला तो रख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि कैश क्रॉप जैसे कि पोटैटो, शुगर बीट्स, इसके लिए कॉमनली अडॉप्टेड मेथड क्या है सरफेस इरिगेशन का? तो जो रो क्रॉप्स होती हैं इस टाइप की, उनके लिए फैरो इरिगेशन है वो बेस्ट रहता है। ये होता है फैरो इरिगेशन, जिसमें इस तरीके से डिचेस बनी होती हैं और इनमें वाटर जा रहा है और यहाँ से डायरेक्टली वाटर है वो प्लांट की रूट्स को सप्लाई हो जाता है। तो फैरो इरिगेशन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि किसकी साइड पे फिश लैडर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डाइवर्जन हेडवर्क है। इसमें ये वीर वाला स्ट्रक्चर है, ये अंडरस्लूस वाला सेक्शन है, ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, ये डिवाइड वॉल है, और ये जो आप लाइंस देख रहे हो ये है फिश लैडर। ये हम इसलिए देते हैं कि फिशेज हैं ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम है, ये ट्रेवल करती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर हमने ये नहीं दिया है तो यहाँ पर ये डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम साइड में ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और ये इतनी हाई वेलोसिटी को रेजिस्ट करके अब दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाती। तो हम ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देते हैं एक फिश लैडर, जिसमें कि वेलोसिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, तो फिशेज हैं वो इजीली ट्रेवल कर पाते हैं। तो डिवाइड वॉल की साइड में इसको दिया जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि इरिगेशन वाटर सप्लाई करने का जो इंटरवल है वो किस पर डिपेंड करता है। तो ये क्रॉप पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। सोइल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो सोइल की होती है, अवेलेबल वाटर होता है वो डिफरेंट टाइप की सोइल्स में अलग-अलग होता है। उसके अलावा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हॉट क्लाइमेट है तो इवेपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो फ्रीक्वेंटली इरिगेशन करना पड़ेगा। तो डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि कोर वॉल है ये कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो अर्थन डैम जो होता है उसमें ये कोर वॉल दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है कोर वॉल। ये क्ले टाइप की सॉइल्स जिनकी परमेबिलिटी कम है उसका बना होता है। तो क्या होता है, जो सीपेज फ्लो हो रहा है यहाँ पर हायर डिफरेंस के कारण, ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रिड्यूस करता है, जो फ्लो जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको। तो अर्थन डैम हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि वाटर लॉगिंग को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा वाटर है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं तो वाटर लॉगिंग प्रिवेंट हो जाएगी। तो प्रोवाइडिंग ड्रेन्स हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि मोस्ट इकोनॉमिकल आर्च डैम के लिए सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो आर्च डैम होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम, जिसमें आर्चेज जो बने होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अपस्ट्रीम में जो आर्च है उसकी रेडियस है वो कांस्टेंट है। ये अपस्ट्रीम फेस है, ये डाउनस्ट्रीम फेस है।
तो थिकनेस है वो इस तरीके से वेरी करती है। इसको बनाना सिंपल होता है, इसका फॉर्मवर्क भी बहुत इजीली बन जाता है, बट ये इकोनॉमिकल नहीं है। इसमें जो मटेरियल यूज होता है उसको अगर हम ये वेरिएबल रेडियस वाले से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा होता है। वेरिएबल रेडियस आर्च ट्रे में क्या होता है कि यहाँ पर जो आर्च है वो कुछ इस तरीके से है, इसके बाद ये कोई दूसरा आर्च है जिसकी रेडियस कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे है वो कुछ दूसरा आर्च है उसकी रेडियस डिफरेंट है। तो अपस्ट्रीम से आप देखोगे तो आर्चेस जो दिखेंगे उनकी रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है सबकी। वेरिएबल रेडियस आर्च डेम है, इसी में एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्च डेम होता है कांस्टेंट एंगल आर्च डेम। तो कांस्टेंट रेडियस ये वेरिएबल रेडियस वाला इकोनॉमिकल है। वेरिएबल रेडियस में जो जो शेप पॉसिबल हैं उनमें से सबसे बेस्ट सूटेबल मोस्ट इकोनॉमिकल होता है कांस्टेंट एंगल आर्च डेम। वेरिएबल रेडियस आप इस पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आप अपस्ट्रीम साइड से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये आर्च आ रहा है, थोड़ा इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ये आर्च आ रहा है, तो ये वेरिएबल रेडियस आर्च स्ट्रीम है। इसी में एक प्रॉपर्टी है इसकी कि ये सेंट्रल एंगल जो बना रहा है वो कांस्टेंट है, तो इसको वेरिएबल रेडियस कांस्टेंट एंगल आर्च स्ट्रीम बोला जाता है। और इसको मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 130 डिग्री 34 मिनट। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्च है ये यहाँ पे एंगल ये बना रहे हैं, इधर जो छोटी साइज वाले आर्च हैं इनको भी देखें तो यहाँ पर भी ये सेम एंगल बनाएंगे, ये 133 डिग्री 34 मिनट वाला। तो ये वैल्यू काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि लेसिस थ्योरी को डेवलप करने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च है वो कहाँ पर करी गई थी। तो लेसिस और कैनेडीज दोनों थ्योरी है इंडिया में ही डेवलप हुई, और इंडिया में वेस्ट पंजाब में एक जगह है कैनाल सिस्टम है बाड़ी डोआब, उसमें रिसर्च की गई थी इसके लिए, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि सीपेज लॉसेज हैं कैनाल में, ये ज़्यादा कब होंगे, जब कटिंग में है, फिलिंग में है, या पार्शली कटिंग में है, पार्शली फिलिंग में है, या लाइंड है। तो लाइंड तो अपने आप ही कैंसिल हो गया, लाइंड में तो लॉसेज बहुत कम हो जाएंगे। कटिंग और फिलिंग का अगर कंपेरिजन करें तो जैसे कि जो सॉइल कटिंग में है उसमें जो कैनाल बेड की जो सॉइल है वो कंसोलिडेटेड है, जैसे कि इस तरीके से कैनाल का जा रही है। अब यहाँ पे जो सॉइल है इसके ऊपर ये दूसरी सॉइल थी, एक तो यहाँ पे कुछ सॉइल थी जिसको हमने रिमूव किया है, तो इसके वेट के कारण भी ये कंसोलिडेटेड हुई है। टाइम के साथ में उसको कुछ मैनुअल एनिमल कोई मूवमेंट इसके ऊपर होते रहे हैं, कुछ क्लाइमेटिक इफेक्ट आए हैं, इन सब के कारण ये कंसोलिडेटेड हुई है टाइम के साथ में, तो इसमें लॉसेस कम होंगे। बट अगर कोई कैनाल फिलिंग में है तो उसमें ये वाला जो यहाँ पे जो सॉइल है वो अब हमने फिल करी है, यहाँ पे हमने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया है, बट कंसोलिडेशन तो हम नहीं अचीव कर सकते, वो तो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। तो ये वाली सॉइल है कंसोलिडेटेड नहीं है, तो इसकी परमेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो जो फिलिंग में सॉइल्स होंगी उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उनके में लॉसेज भी ज़्यादा होंगे। तो कंप्लीटली इन फिलिंग ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि भाखड़ा डैम है, ये कौन सा टाइप का डैम है। तो भाखड़ा डैम है ये एक ग्रेविटी डैम है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि लीजीमीटर है ये क्या मेजर करने के काम में आता है। लीजीमीटर है ये एक डिवाइस है जिससे कि हम इवोपोट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं, और ये एक ऐसा डिवाइस है इसको एक गड्ढा खोद के हम जमीन के अंदर ही डाल देते हैं इस तरीके से, फिर इसके अंदर हम जिस भी क्रॉप के लिए हमें इवोपोट्रांसपिरेशन मेजर करना है उस क्रॉप को इसमें वो दिया जाता है, और उसके बाद देखते हैं टाइम के साथ साथ कैसे इसमें मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो रहा है, वाटर है इसमें डिप्लीट हो रहा है। इसमें ये सारा मैकेनिज्म होता है कि हम इसमें वाटर सप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट कैसे-कैसे इसमें धीरे-धीरे कम हो रहा है, और ये एग्जैक्टली फील्ड कंडीशंस को सिमुलेट करता है क्योंकि ग्राउंड सरफेस के लेवल पे ही लगा हुआ है, क्रॉप भी इसके अंदर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी इवोपोट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि Q इज इक्वल टू के आई ये है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है। तो ये रेशनल फॉर्मूला होता है
जिसमें पहले तो हम आई को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कैचमेंट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिल्ट अप एरिया है तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, वेजिटेटिव कवर है तो वहाँ पे रन ऑफ कम होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो आई को सी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास डेप्थ ऑफ रन ऑफ आ गई। इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं और टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है पीक फ्लो, और ये एप्लीकेबल होता है स्मॉल ड्रेनेज एरिया के लिए। तो ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि लेसीज थ्योरी है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होती है? तो लेसी और केनेडीज थ्योरी है, ये एप्लीकेबल होती है एलुवियल रिवर्स के लिए। एलुवियल रिवर या एलुवियल कैनाल, वो रिवर और कैनाल जो कि एलुवियल सोइल से पास होती है, उसको एलुवियल रिवर और कैनाल बोला जाता है। एलुवियल सोइल है, वो सोइल्स होती हैं जो कि सिल्टी टाइप की सोइल्स हैं, जो कि इजीली स्कोरिंग भी हो जाती है उनकी और डिपोजिशन भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा भी अब हम वेलोसिटी अलाउ नहीं कर सकते, इनमें बहुत कम वेलोसिटी भी नहीं रख सकते, तो यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि कौन सा है वो मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होगा किस मेथड का? तो सबसे ज़्यादा तो ड्रिप इरिगेशन का होता है, ड्रिप इरिगेशन यहाँ पर है नहीं ऑप्शंस में। तो ड्रिप इरिगेशन के बाद आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो सी हो जाएगा आंसर। लिफ्ट इरिगेशन है, ये वाटर अप्लाई करने का मेथड नहीं है। सरफेस इरिगेशन और फैरो इरिगेशन में देखें तो फैरो इरिगेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही बेसिक है, पूछा है हार्डलिक रेडियस आर क्या होता है? तो ए अपॉन पी का रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर है, ये ड्यूटी है एट द हेड ऑफ ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, मेन कैनाल, वाटर कोर्स। तो वाटर कोर्स के हेड पे जो ड्यूटी होती है उसको बोला जाता है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, और ये पॉइंट है जहां पर कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। जो वाटर कोर्स है उसको मेंटेन करने का वो सारा काम होता है वो फार्मर्स के पास होता है। तो एंड पॉइंट पे जो ड्यूटी अवेलेबल है वो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर है, जो कि वाटर कोर्स का हेड होगा। डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि वीट के लिए कोर वाटरिंग क्या होगी? तो मैंने पहले भी बताया है कि 13.5 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि सोइल में जो भी ग्रेविटी वाटर है वो रिमूव हो चुका है, उसके बाद में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? तो वो होता है फील्ड कैपेसिटी। जब ग्रेविटी वाटर भी है तो सैचुरेशन होता है, उसके बाद ग्रेविटी वाटर रिमूव कर देते हैं तो फील्ड कैपेसिटी आ जाता है। कैपिलरी वाटर को भी रिमूव कर देते हैं तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिए हैं कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए आउटलेट डिस्चार्ज क्या होगा? डी अगर ड्यूटी है, ए एरिया है, क्यू डिस्चार्ज है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है आपस में? डी इक्वल होता है ए अपॉन क्यू के। अब आउटलेट फैक्टर यहाँ पर दिया है, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इस क्वेश्चन में ये जो था इसी को आउटलेट फैक्टर बोला गया है। तो आउटलेट फैक्टर है ये एक ड्यूटी है और हमसे पूछा है डिस्चार्ज, तो क्यू क्या हो जाएगा? ए अपॉन डी। तो ये हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय आउटलेट फैक्टर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि वो वाटर जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहता है सोइल में, तो वो कैपिलरी वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि कैनेडीज सिल्ट थ्योरी है, उसमें अज्यूम किया गया है कि सिल्ट है वो सस्पेंशन में रहेगा एडीज के कारण, जो कि जनरेट हो रही हैं बेड से, साइड से या होल पेरीमीटर से। तो कैनेडीज ने सिर्फ बॉटम से माना था बेड से, और लेसी ने माना कि बॉटम और साइड्स दोनों से हो रही हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि कैनेडीज जो क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वेशन है वो क्या होगी? तो v0 इक्वल होता है 0.55 m d रेज टू पावर 0.64, ऑप्शन सी। m यहाँ पर क्रिटिकल रेशियो है, d है वो डेप्थ ऑफ वाटर है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि लेसिस पेरीमीटर है और डिस्चार्ज, इनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं? तो ये तो याद होगा आपको फॉर्मूला, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी है फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ द ग्रेविटी डैम क्या होगा? तो ये ग्रेविटी डैम के भी केस में आता है, रिटेनिंग वॉल में भी आता है। ये होता है 1/3 रूल, कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर कंप्रेसिव फोर्सेस भी लग रहे हैं और उस पे
एसेंट्रिसिटी भी है फोर्सेज में, तो एसेंट्रिसिटी पर फोर्सेज लगने के कारण बेंडिंग भी होगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में जो भी रिजल्टेंट है वो अगर मिडल थर्ड में लाई कर रहा है, जैसे ये b/3 हो गया, ये b/3 हो गया, ये b/3 हो गया, तो अगर मिडल थर्ड में इसमें कहीं पर भी लाई कर रहा है तब तक कोई भी टेंशन नहीं आएगा। अब इसमें रिजल्टेंट लाई करने के लिए मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी हो सकती है? b/6, b/6, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि मेजर रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है ग्रेविटी डैम के लिए? मेजर रेजिस्टिंग फोर्स होता है ग्रेविटी डैम के लिए सेल्फ वेट ऑफ डैम, और जो ओवरटर्निंग फोर्स होता है वो होता है वाटर के कारण जो प्रेशर आ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें दिया है कि कैनाल बेड लेवल और हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज है वो ये है। कैनाल का बेड लेवल है 212, हाई फ्लड लेवल है 210, तो कौन सा टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क होगा? क्रॉस ड्रेनेज वर्क ऐसा एक टॉपिक है जिसका मैं मानती हूँ कभी कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन आता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी इस टॉपिक पे, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, पहले तो हमें प्लॉट करना होता है। जैसे मान लिया ये डेटम है, अब कैनाल बेड लेवल है 212 पे, ये कैनाल का बेड लेवल है 212 पे, हाई फ्लड लेवल है 210 पे, ये हाई फ्लड लेवल है ड्रेनेज का 210 पे, तो हाई फ्लड लेवल तक जाएगा ड्रेनेज और बेड लेवल इससे भी ऊपर है, तो कहीं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, फ्रीली फ्लो हो सकते हैं। ऊपर से किसको पास कराएंगे? कैनाल को करवाएंगे, इसका बेड लेवल ऊपर है, ऊपर से जा रही है कैनाल, नीचे से जा रहा है ड्रेनेज, तो ये होता है एक्वेडक्ट, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन जो होगा किसी वेल के लिए उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी। बेसिकली कोई अनकन्फाइंड एक्यूफर है तो ये वाटर टेबल होगा उसमें। जब हम इसमें वेल डिग करके उससे वाटर एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो वाटर टेबल है वो कुछ टाइम बाद स्टेबलाइज होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है वाटर टेबल में वेल के जहाँ पे लोकेशन है वहीं पर, उसको बोला जाता है ड्रॉ डाउन। और ये क्यू पर भी डिपेंड करता है और जो एक्यूफर है उसकी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। अगर हम क्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ड्रॉ डाउन भी बढ़ेगा। तो कितने कम ड्रॉ डाउन में कितना ज्यादा डिस्चार्ज कोई वेल दे सकता है, ये होती है उसकी कैपेसिटी। तो इसमें क्यू ऊपर होता है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए कम ड्रॉ डाउन के लिए, तो जो ड्रॉ डाउन है वो नीचे आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि वेटेड पेरीमीटर क्या होगा अगर डिस्चार्ज है वो 64 है? तो P होगा 4.75 इंटू रूट क्यू। 2-3 क्वेश्चन तो इस टॉपिक पे आ गए यहाँ पर, तो 4.75 इंटू 64 का रूट आप सोल्व करोगे तो आई थिंक ऑप्शन बी आएगा 38 मीटर। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि वर्टिकल मैसनरी वॉल है डैम का, उस पे वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ क्या लगेगा? तो ये जैसे कि डैम है, एच इसकी हाइट है तो यहाँ पर प्रेशर होगा WH, टॉप पे होगा 0। अब पर मीटर लेंथ जो प्रेशर फोर्स होगा वो इस डायग्राम के एरिया के इक्वल होगा, तो 1/2 WH इंटू एच WH²/2 डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कि कंसिडरेबल कमांड एरिया कितना होगा, ये किससे ज़्यादा होगा, तो हम उस प्रोजेक्ट को मेजर प्रोजेक्ट बोलेंगे। तो 10,000 से ग्रेटर है तो मेजर होता है, 2,000 से लेके 10,000 के बीच में है तो इसको बोला जाता है मीडियम, और 2,000 से कम है अगर CCA तो ये होता है माइनर प्रोजेक्ट, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि फ्लड वाटर है उसको कभी कभी डाइवर्ट कर दिया जाता है कैनाल्स के थ्रू, तो वो कौन सी कैनाल्स होती हैं? तो इनंडेशन कैनाल बोला जाता है इनको, कि एक्स्ट्रा वाटर है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग की सिचुएशन है तो एरिया आसपास का जो है उसमें हम सप्लाई कर देते हैं। इनंडेशन का मतलब होता है अबंडेंस, इसका अगर एग्जैक्टली हिंदी अनुवाद जानना चाहो तो ये सैलाब होता है। सैलाब मतलब बहुत ज़्यादा वाटर आ गया कहीं से एकदम से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप हिंदी देखते हो तो उससे भी आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो इनंडेशन होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि रेविज फॉर्मूला है एस्टिमेट करने का फ्लड को, उसमें पीक डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है?
तो रेवीज और डिकन्स फॉर्मूला तो फेवरेट हैं जो भी यूकेपीएससी के एग्जामिनर हैं उनका। एक तो आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। रेवीव का होगा 2/3 और डिकन का होता है 3/4। तो बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चंस एग्जाम में कोई टफ नहीं होंगे, कोई अलग लेवल के नहीं होंगे, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स जब कर रहे होते हैं क्वेश्चंस, तो जो मेमोराइज करना है चीजें फॉर्मूला उन पे उतना फोकस नहीं करते हैं, वो भागते रहते हैं आगे से आगे क्वेश्चंस पे। अभी आपने देखा ए रेज़ टू पावर 2/3 है, ठीक है, इजी है, ये तो मैं याद कर लूंगा, बाद में छोड़ देता हूँ। और बाद में एग्जाम में फिर 2/3 3/4 में कंफ्यूज होते रहते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो भी मेमोराइज करना है आपको, उसको लिखना स्टार्ट कर दो और उसको डेली रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर में दिया है कि साइफन एक्वेडक्ट की जो बैरल्स होती हैं जिनमें ड्रेनेज वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। ये एस के घर में एमआई के क्वेश्चंस में भी है और ये सेम क्वेश्चन आर अगोर में भी है। 2 to 3 मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है कि वेलोसिटी मेजर करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा। तो करंट मीटर से मेजर की जाती है वेलोसिटी, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि ओवरटर्निंग के अगेंस्ट जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसकी लोअर लिमिट क्या होगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जिसमें यहाँ पर हम लेते हैं स्टेबलाइजिंग मोमेंट, नीचे हम लेते हैं ओवरटर्निंग मोमेंट। स्टेबलाइजिंग मोमेंट जैसे कि वेट के कारण जो मोमेंट आ रहे हैं, मेन ओवरटर्निंग मोमेंट हो गया जो वाटर का प्रेशर है। उसके अलावा भी सारे मोमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं और इनका रेशियो निकालते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1.50, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है कि स्टैंडर्ड ट्यूबवेल के कंपैरेटिवली स्लॉटेड ट्यूबवेल है उसका यील्ड कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस टाइप का जो ट्यूबवेल है ये होता है स्टैंडर्ड ट्यूबवेल और ये वाला है स्लॉटेड ट्यूबवेल। जहाँ पर भी एक्यूफर है वहाँ पर ओपनिंग दी जाती है, बाकी जगह होती है एक सॉलिड पाइप होती है, प्लेन पाइप होती है। स्टैंडर्ड पाइप में जहाँ पर भी एक्यूफर है वहाँ पर होल वाली पाइप दी जाती है, जिसके अंदर होल बने होते हैं और उसके अराउंड वायर मेशिंग होती है। और जो स्लॉटेड वाला है उसमें इस तरीके से ओपनिंग दी जाती है, स्लॉट्स दिए जाते हैं। तो यील्ड है वो स्ट्रेनर का ज़्यादा होता है, इसमें जो ओपनिंग वाला एरिया है वो ज़्यादा है, तो स्टैंडर्ड ट्यूबवेल का यील्ड है वो ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा बैंक प्रोटेक्शन मेजर है। तो बैंक को इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिक पिचिंग भी की जाती है, कंक्रीट स्लैब की लाइनिंग भी दी जा सकती है और स्टोन रिप्रेप भी करते हैं। स्टोन रिप्रेप में क्या होता है, ये जो स्लोप है इस पे इस तरीके से स्टोन्स रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि एवरेज पार्टिकल साइज है सिल्ट का वो डी है, तो लेसिज सिल्ट फैक्टर एफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इक्वेशन तो सबको याद होगी, डी रेज टू पावर 1/2 होता है यहाँ पर, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है कि अर्थन कैनाल है उसकी रफनेस कोफिशिएंट जो होता है एक्सीलेंट कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको याद रखनी होगी ये वैल्यू, और ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रॉपर सोर्सेज से प्रैक्टिस की हो वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको सारी बुक्स में नहीं मिलेंगे और इतना पर्टिकुलर कोई डेटा याद भी नहीं रख पाता। जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स वो उतना ही डेटा याद रख पाते हैं। यहाँ पर बी होगा 0.0225। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि श्राउडिंग जो ट्यूब, तो ये होता है स्टैंडर्ड ट्यूबवेल, ये होता है स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। तो स्टैंडर्ड में तो होल्स के अराउंड हम वायर मेशिंग दे के हम जो पार्टिकल सैंड के पास हो रहे हैं उनको रोक देते हैं, और स्लॉटेड जो है उसमें वायर मेशिंग नहीं दी जाती, स्लॉट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर वायर मेशिंग का काम करने के लिए हम यहाँ पर ग्रेवल की लेयर डाल देते हैं। ये जैसे ट्यूबवेल है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर ग्रेवल और बजरी का मिक्सचर है, ये हम ऊपर से डालते हैं। ये चाहिए तो हमें वहीं पर जहाँ पर एक्यूफर है, लेकिन हम ऊपर से डाल रहे हैं तो हम इसको गवर्न नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें पूरे में ही फिल करना होगा। तो यहाँ पर तो ये पाइप है ट्यूबवेल का, और ये जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पर ग्रेवल और बजरी डाल दी जाती है। तो इस ग्रेवल और बजरी डालने का जो प्रोसेस है
उसको बोला जाता है स्टाउडिंग। तो स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल ये मस्ट होगा। स्ट्रेनर में भी काफ़ी बार दे दिया जाता है बट ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है कि फ्लड फोरकास्टिंग है इंडिया में, वो कौन सी नोडल एजेंसी करती है? तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर आता है, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि एल्कलाइन सॉइल्स हैं, इनको हम रिक्लेम कैसे कर सकते हैं? तो ये याद रखना है, एल्कलाइन सॉइल्स का रिक्लेम हम करते हैं जिप्सम की हेल्प से, और एसिडिक सॉइल अगर है तो लाइमस्टोन होगा। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2। तो ये CaSO4 है, ये Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है, एल्कलाइन सॉइल है तो उसमें Na2CO3 होगा, तो उसके साथ में रिएक्ट करके Na2SO4 बना लेगा, और ये Na2SO4 है, ये लीचेबल है। जब एक बहुत सारा वाटर सप्लाई करेंगे हम तो उसमें ये मिक्स हो जाएगा और उसके बाद ड्रेन ऑफ कर देंगे वाटर को। तो यहाँ पर डी होगा, एडिशन ऑफ जिप्सम एंड लीचिंग। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि डिकन्स हाई फ्लड डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है वो कौन से कैचमेंट पे एप्लीकेबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डिकन्स फॉर्मूला होता है वो नॉर्दर्न के लिए होता है, और रायोज जो फॉर्मूला है वो साउदर्न इंडिया के लिए है, तो यहाँ पर सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि कंक्रीट लाइनिंग है जो कैनाल की, उसकी थिकनेस कैसे डिसाइड करते हैं? तो थिकनेस डिपेंड करती है कि इम्पेरियसनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। लाइनिंग है वो एज ए स्ट्रक्चर खुद स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो उस पे फोर्सेस लग रहे हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए। कैनाल की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है और कैनाल के स्लोप पर भी डिपेंड करता है। अगर स्टीप स्लोप है तो जो अब्रेसिव फोर्सेस लगेंगे वाटर के कारण, सस्पेंडेड जो पार्टिकल है उनके कारण, वो ज़्यादा होगा फिर वहाँ पे। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, इम्पेरियसनेस और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दोनों आ रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि अगर डिस्चार्ज 8 मीटर क्यूब पर सेकंड है, 4 मीटर वाइड है चैनल, वेलोसिटी ये है, तो हार्डलिक मीन रेडियस क्या होगी? तो आर आप इससे निकाल सकते हो, A/P होता है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है 4 मीटर, डिस्चार्ज दिया है, डेप्थ हमें नहीं दिया है बट हम निकाल सकते हैं डेप्थ। Q इज इक्वल टू VA होता है, तो A यहाँ से आ जाएगा 8/2 4, और 4 अगर एरिया है और 4 विड्थ है तो डेप्थ 1 हो जाएगी। अब एरिया यहाँ पर हो गया 4, डेप्थ अगर 1 है तो पेरीमीटर हो जाएगा 1 4 1, तो ये सम करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2/3 बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में दिए है कि ट्रायंगुलर चैनल है वो हार्डलिकली मोस्ट इकोनॉमिकल हो, इसके लिए साइड स्लोप है उसकी जो स्लोपिंग साइड्स हैं उनका वर्टिकल के साथ एंगल कितना होना चाहिए? तो ट्रायंगुलर के केस में मोस्ट इकोनॉमिकल तब आता है जब ये बीच का सेंट्रल एंगल है 90 बन रहा हो, और वर्टिकल के साथ में साइड्स का एंगल पूछा है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है कि लेसिस थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर पेरीमीटर हमें निकालना है, वेटेड पेरीमीटर Q की वैल्यू दी है, तो ये तो कितनी बार कर चुके हैं इस एक पेपर में ही सेम क्वेश्चन हम, तो ये 47.5 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि एरिया एरिगेटेड अंडर रबी अपॉन एरिया एरिगेटेड अंडर खरीफ, इनका रेशियो को बोला जाता है क्रॉप रेशियो। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है कि एज पर रिकमेंडेशंस इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो IS कोड है उसके अकॉर्डिंग लाइंड कैनाल की शेप क्या होगी? तो दो शेप रिकमेंडेड है, ट्रेपेजोइडल है वो विद और विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स दिया जा सकता है सारे टाइप के कैनाल के लिए, और जो डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर्स हैं जिनमें की डिस्चार्ज है वो 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम है, तो उस केस में वहां पर कप शेप का भी हम कैनाल का सेक्शन दे सकते हैं। तो इन जनरल हमसे पूछा है तो ए हो जाएगा। ये इस तरीके से हो सकता है या फिर कॉर्नर्स को इस तरीके से राउंडेड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि ग्रेविटी डैम्स के कंपैरेटिवली अर्थन डैम्स में क्या होता है? कॉस्टलियर है, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होता है, या लेस ससेप्टेबल है फेलियर के लिए?
तो 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिन पे क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। एक तो अर्थन डैम है, ये मिट्टी का बना हुआ है या फिर हम इसमें रॉक्स यूज़ कर सकते हैं या सैंड यूज़ करते हैं। ग्रेविटी डैम में हम कंक्रीट यूज़ करते हैं। कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो कंक्रीट की जो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ हमने ली है, जिसके लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है, वो ही नहीं हमें मिल पाएगी और स्ट्रक्चर सेफ नहीं रहेगा। तो ग्रेविटी डैम में ज़्यादा स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होता है। मेंटेनेंस ग्रेविटी डैम की कम कॉस्टली होती है कंपेयर टू अर्थन डैम, क्योंकि अर्थन डैम में सीपेज वगैरह के, पाइपिंग वगैरह के ये सब इश्यू होते हैं और इन्हीं सारे इश्यूज़ के कारण ये ससेप्टेबल भी ज़्यादा होता है फेलियर के लिए। मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरटॉपिंग हो गई है, हमने एस्टिमेट किया उससे ज़्यादा फ्लड आ गया है, ऊपर से फ्लो हो रहा है डैम के, तो ग्रेविटी डैम में तो कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, बट अर्थन डैम तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा उसको। इमेजिन करो आपकी एक मिट्टी का टीला बना हुआ है, कॉम्पैक्टेड है, बट उसके ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा वाटर, कट-कट के चली जाएगी सारी मिट्टी। तो अर्थन डैम है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है फेलियर के लिए, मेंटेनेंस उसकी कॉस्टली है। ग्रेविटी डैम है उसमें हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो हमें मटेरियल कम देना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी बेस विड्थ जो रिक्वायर्ड होती है वो अर्थन डैम के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। अब पूरा का पूरा लोड हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कम एरिया पे, तो अब हमें यहाँ पर जो फाउंडेशन चाहिए बहुत ज़्यादा सॉलिड रॉक और साउंड होना चाहिए। तो ग्रेविटी डैम में फाउंडेशन चाहिए होता है, एक रॉक फाउंडेशन चाहिए होता है, जबकि अर्थन डैम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर ऑप्शन में आंसर हो जाएगा ये डी वाला, लेस स्किल्ड लेबर। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है कि कोई ग्रेविटी डैम है, उसके एलिमेंट्री प्रोफाइल में B/H का रेशियो क्या होगा नो टेंशन कंसिडरेशन के लिए। ये होता है एलिमेंट्री प्रोफाइल, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसमें हम सिर्फ वाटर प्रेशर, सेल्फ वेट और अपलिफ्ट प्रेशर ही कंसिडर करते हैं। अब इसमें ये वाटर लेवल है टॉप पे, तो ये हाइट होगी, वो h होगी। यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा उसको हम पीएच से डिनोट कर देते हैं, जो वाटर प्रेशर, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको। तो प्रेशर डायग्राम वाटर के जो प्रेशर का बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर प्रेशर होगा WH, हाइट है h, यहाँ पर प्रेशर होगा 0। इसी तरीके से इसके वेट के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, एक अपलिफ्ट प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड। नो टेंशन की कंडीशन आपने पढ़ी ही होगी कि मिडल थर्ड रूल होता है उसके लिए, कि अगर रिजल्टेंट है वो मिडल थर्ड में लाई कर रहा है तो कहीं पर भी कोई टेंशन नहीं आएगा। अब मैक्सिमम रिजल्टेंट कहाँ से पास हो सकता है, बी से पास हो सकता है। अगर ये डिस्टेंस b/3 है, ये भी b/3 है और ये भी b/3 है, तो रिजल्टेंट है इसको इस मिडिल ए से बी के बीच में लाई करना है। W लग रहा है इस तरीके से, H लग रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स ये बी से पास हो सकता है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन है नो टेंशन के लिए। तो हम मान रहे हैं कि रिजल्टेंट है वो बी से पास हो रहा है। रिजल्टेंट अगर बी से पास हो रहा है तो रिजल्टेंट का बी के अबाउट मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। रिजल्टेंट का बी के अबाउट अगर मोमेंट 0 है तो सारे जो इंडिविजुअल फोर्सेज हैं उनका जो टोटल मोमेंट आएगा बी के अबाउट वो भी 0 होगा। तो हम तीनों फोर्सेज का मोमेंट निकालते हैं और उसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वाला है, ये इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। तो PH इंटू ये यहाँ पर एक लग रहा है ट्राइंगुलर है तो इसका सेंट्रोइड h/3 डिस्टेंस पे होगा बॉटम से, तो PH इंटू h/3 प्लस PU इंटू b/3, क्योंकि प्रेशर जो अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का रिजल्टेंट है वो यहाँ से b/3 डिस्टेंस पे एक्ट करता है। तो इसी ए पॉइंट पे अपवर्ड लग रहा होगा जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसका रिजल्टेंट U जो है, तो इसका बी के अबाउट मोमेंट लेने के लिए हम b/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। W जो सेल्फ वेट है उसका मोमेंट आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको मैंने नेगेटिव लिखा है, वो एक्ट करेगा यहाँ से ए पॉइंट से पास होगा, तो इसका मोमेंट हो जाएगा PW इंटू b/3, ये इक्वल होना चाहिए 0 के। PH है, इसकी वैल्यू होगी प्रेशर डायग्राम का एरिया 1/2 WH इंटू H,
PU है वो इस अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम का एरिया होगा। ये सारी कैलकुलेशंस हम डैम की यूनिट विड्थ के लिए ले रहे हैं। तो PU हो जाएगा 1/2 CWH इंटू H। PW हो जाएगा जो डैम का सेल्फ वेट है वो, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ डैम मल्टीप्लाई बाई डैम का जो स्पेसिफिक वेट है। G अगर डैम की स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो G इंटू गामा W हो गया उसका स्पेसिफिक वेट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। लेंथ तो हम 1 ले रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। इन सारी वैल्यूज को आप इसमें रखोगे तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, सिंपल ही है इक्वेशन। तो उससे आप अगर निकालोगे तो B/H आएगा 1/G माइनस C का रूट। बट एग्जाम में इतना करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो। यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि आर्टेसियन एक्यूफर हैं, ये कौन से एक्यूफर होते हैं? तो ये कन्फाइंड एक्यूफर हैं जिसमें ऊपर नीचे कोई इम्परमेबल मटेरियल होता है जैसे कि क्ले, और अंदर इसमें एक्यूफर है। अब किसी को ये भी डाउट हो सकता है कि फिर इसमें पानी कहाँ से आया? तो इस तरीके से ये ऊपर से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है कि ऊपर यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड सरफेस है। अब इनमें जो वाटर स्टोर होता है वो अंडर प्रेशर होता है। अनकन्फाइंड एक्यूफर की बात करें तो उसकी टॉप लेयर है वो ऊपर प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, बट इसमें अंडर प्रेशर वाटर स्टोर होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें जो वाटर है उसमें। और काफ़ी बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि इसमें अगर यहाँ से कट करके होल बनाएं इस तरीके से हम इसमें डग करें ट्यूबवेल, तो ऑटोमेटिकली वाटर फ्लो होने लग जाएगा उसमें। क्यों होने लग जाएगा? प्रेशर डिफरेंस के कारण। यहाँ प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा है। सी में दिया है वाटर टेबल सर्व एज अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन। तो ये तो है होता है अनकन्फाइंड एक्यूफर के केस में। बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है कि कोई क्रॉप है उसकी बेस पीरियड 120 डेज है, ड्यूटी 1400 है, तो उस केस में डेल्टा क्या होगा? तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये तो फॉर्मूला पता ही होगा आपको। 8.64 इंटू बी अपॉन डी, डी होगा 1400 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 741 mm आ जाएगा, ये मीटर में आएगा। इसको 1000 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है कि स्टैंडर्ड जो साइमंस टाइप रेन गेज है इसका कलेक्टिंग डाया क्या होता है? ये एक पैरामीटर है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में, और ये वैल्यू होती है इसकी 12.7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया है कि कोई इरिगेशन वाटर है उसकी SAR वैल्यू 20 है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? तो ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है। लेस देन 10 होगा तो सोडियम हैजार्ड लो है, 10 to 18 है तो मीडियम है, 18 to 26 है तो हाई होगा, और 26 से ग्रेटर है तो वेरी हाई होगा। तो इस रेंज में आ रहा है तो हाई हो जाएगा, हाई सोडियम वाटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि मैन कैनाल है उसमें क्रॉस रेगुलेटर किस लिए दिए जाते हैं? तो हम देखते हैं इसका एक डायग्राम पहले। तो क्या होता है, ये कोई मैन कैनाल है, ये इसमें से कोई ऑफ टेकिंग कैनाल है, कोई सेकेंडरी कैनाल है जो कि मेन कैनाल से सप्लाई ले रही है। अब यहाँ पे इसमें प्रॉपर हमें क्यों रिक्वायर्ड है वो सप्लाई करना है सेकेंडरी कैनाल में, ऑफ टेक कैनाल में, इसको ऑफ टेक कैनाल भी बोलते हैं। तो कभी-कभी यहाँ पर जो डेप्थ अवेलेबल है वो हमारे पास कम होती है, बट हमें डिजायर्ड डिस्चार्ज है, जो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है वो सप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये क्रॉस रेगुलेटर दे देते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे वियर में करते हैं सेम ही कंसेप्ट है कि आप ऑब्स्ट्रक्शन दे दोगे तो उसमें वाटर लेवल राइज होगा। तो यहाँ पर भी क्रॉस रेगुलेटर की हेल्प से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फ्लो को, और जो डेप्थ है वो बढ़ जाती है, और डेप्थ बढ़ने के कारण इसमें जो भी क्यू चाहिए वो हम अब सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार कि ऑफ टेकिंग कैनाल के अपस्ट्रीम में होगा कि डाउनस्ट्रीम में होगा। तो आपको खुद आइडिया लग गया होगा अब कि ये इधर डाउनस्ट्रीम साइड में होता है, जो ऑफ टेक कैनाल का जो इनलेट है उसके डाउनस्ट्रीम साइड में होता है। क्वेश्चन 104 में क्या हो जाएगा? हेड ऑफ वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग चैनल। अब यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। रेगुलेट वाटर सप्लाई इन द ऑफ टेकिंग चैनल, ऑफ टेकिंग चैनल का जो सप्लाई है उसको रेगुलेट इससे करेंगे हम, जो हेड रेगुलेटर है, जो माइनर का हेड रेगुलेटर है, जो ऑफ टेकिंग कैनाल का हेड रेगुलेटर है।
डिस्चार्ज आपको हेड कम करना है, ज़्यादा करना है, डिस्चार्ज कम ज़्यादा करना है, वो इससे करेंगे। इसका पर्पज़ सिर्फ़ ये है डेप्थ को बढ़ाना, ताकि डिज़ायर्ड डिस्चार्ज मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 114 में दिया है कि जो बैराज से ऑफटेक ले रही है, पानी ले रही है, उस कैनाल का बेड स्लोप है, वो रिवर के बेड स्लोप के कंपैरेटिवली माइल्ड होगा, स्टीप होगा, कैसा होगा? तो ऑफ टेकिंग कैनाल है, उसका बेड स्लोप है, वो उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, रिवर पे डिपेंड नहीं करता है। वो जो कैनाल है, उसका कमांड एरिया क्या है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं, वो उसका स्लोप डिसाइड करती हैं। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। और ये एस के गर्ग की बुक में जो एएमआईई एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, उनमें से पूछा गया है। और ये एएमआईई के क्वेश्चंस आपको बाकी बुक्स में भी मिल सकते हैं। ये एक एग्ज़ाम होता है, आई थिंक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है। तो उस एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। और यूकेपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं, जो कि उन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स में वो कहीं मिलेंगे भी नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 115 में दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, वो क्या होगा? अगर खरीफ की इरिगेशन इंटेंसिटी 45% है, रबी की 60% है। तो दोनों इंडिविजुअल क्रॉप्स की हमें पता है, तो हम ऐड कर देते हैं। 45 + 60 105% हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि ये 100 से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या कुछ गलत है क्या? बेसिकली एक ही लैंड है, उसको हम 2 बार इरिगेट कर रहे हैं। मान लिया कि पूरी लैंड में हमने रबी में भी बोया, कुछ क्रॉप खरीफ में भी कोई क्रॉप बोई गई है, तो अब इरिगेशन की इंटेंसिटी टू 100% हो जाएगी, क्योंकि 2 बार हमने उसको यूज़ कर लिया है। एनुअली कितना एरिया इरिगेट किया गया, डिवाइडेड बाय जो एरिया कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, वो इंटेंसिटी होता है। तो एक ही लैंड है, वो मल्टीपल टाइम्स काउंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सीज़न कितनी है उस एरिया में। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है कि लिफ्ट इरिगेशन में फ्लो कैसे होता है? तो लिफ्ट नाम से पता चल रहा होगा कि हम वाटर को लिफ्ट करते हैं। हम नीचे के लेवल से ऊपर लेके आते हैं। इसका एग्जांपल एक होता है वेल इरिगेशन, जहाँ पे हम ग्राउंड वाटर है, उसको इरिगेशन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया है कि राइस की क्रॉप है, उसकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है। तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है, किससे हमें पता चलेगा कि हाँ, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसके कंसेप्ट में क्लियर है, ड्यूटी अच्छे से वो कर लेगा। बेसिकली डेल्टा होता है, ये तो डेप्थ ऑफ वाटर होता है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसकी डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। और डेल्टा की वैल्यू भी उतना इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि वो डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मान लिया किसी क्रॉप को चाहिए 40 mm वाटर, अब दूसरी क्रॉप है, उसको भी 40 mm ही चाहिए, डेल्टा दोनों का सेम है। बट इसको चाहिए 4 मंथ्स में और इसको चाहिए 8 मंथ्स में। तो अब डिस्चार्ज तो इसको क्यों ज़्यादा चाहिए होगा ना, इसको तो नहीं चाहिए होगा, क्यों ज़्यादा? तो ये ज़्यादा डिमांडिंग है। तो इन सारे फैक्टर्स को बेस पीरियड और डेल्टा दोनों को जो कंसीडर करता है, वो होता है ड्यूटी, जिसमें कितना अमाउंट और कितना टाइम में चाहिए, वो दोनों आ जाते हैं। तो इसलिए ड्यूटी सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जिस क्रॉप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वाटर की, उसकी ड्यूटी की वैल्यू कम होगी। सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया है कि एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, इनका रेशियो है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं दिया है, तो आपको लग रहा है क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर वॉल्यूम की फॉर्म में बात करें, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे, तो ये तो डेल्टा होता है। बट एक तो इस फॉर्म में नहीं है, आपको ये है इन्फॉर्मेशन हिंट ये है कि एरिया ऊपर ले रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर नीचे ले रहे हैं, तो ये डेल्टा तो नहीं हो सकता, ये क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऊपर आता है। अब ऑप्शंस में देखें तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड तो नहीं होंगे, ये तो टाइम ड्यूरेशन है। ड्यूटी और डेल्टा में से क्या बचा? ड्यूटी बचा, मतलब क्वांटिटी का यहाँ पर मतलब है डिस्चार्ज से, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है कि अवेलेबल मॉइस्चर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो आई थिंक ये तो सबको आता होगा कि जो डिफरेंस होता है मॉइस्चर कंटेंट में फील्ड कैपेसिटी पे और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे, उनके बीच का जो डिफरेंस है, वो अवेलेबल वाटर होता है। ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया है कि होल पीरियड ऑफ कल्टीवेशन है जो
फर्स्ट वाटर सप्लाई किया गया, फर्स्ट वाटरिंग की गई, उससे लास्ट वाटरिंग तक का ये क्या होता है? तो ये होता है बेस पीरियड। और जो सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का होता है, ये होता है क्रॉप पीरियड। क्वेश्चन नंबर 121 में दिए है कि कंट्री के कंटूर्स के अलोंग कोई चैनल अगर अलाइन किया गया है उनके पैरेलल, तो वो कौन सा चैनल होगा? तो ये होता है कंटूर चैनल। बाकी भी सारे टाइप्स को हम एक बार देख लेते हैं। ये जो सुंदर सी आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें ये जो मैं लाइन बना रही हूँ, ये होती है रिज लाइन। तो कोई ऐसा भी कोई कैनाल, कोई चैनल जो कि इसके अलोंग डिजाइन किया गया है, उसको बोला जाता है रिज कैनाल या वाटरशेड कैनाल। इसको वाटरशेड लाइन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये कैचमेंट्स को सेपरेट करती है, या उनके बीच की बाउंड्री है। कैसे है? जैसे यहाँ पर जो भी रेनफॉल होगा, उसका सारा डिस्चार्ज इधर किसी रिवर को जॉइन करेगा, और यहाँ पर जो एरिया है ये, इस पर जो रेनफॉल होगा उसका डिस्चार्ज इधर किसी दूसरी रिवर को जॉइन करेगा। तो ये बीच की बाउंड्री हो गई। तो रिज कैनाल और वाटरशेड कैनाल सेम ही है। कंटूर्स अगर इस एरिया में हमें प्लॉट करने हैं, तो मान लिया कि ये 700 मीटर का कंटूर है कोई, इससे कम अगर हम कंटूर, कम आरएल का कंटूर ड्रॉ करते हैं, तो इससे नीचे से जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है, इस पर सारे जो पॉइंट्स लोकेटेड हैं उनका आरएल सेम होगा। इससे कम आरएल का देखेंगे तो और नीचे जाएंगे। अब कोई ऐसी कैनाल जो कि इनके पैरेलल डिजाइन की गई है, अलाइन की गई है, उसको बोला जाएगा कंटूर कैनाल। रिज कैनाल है, ये दोनों साइड इरिगेट कर सकती है। कंटूर कैनाल्स है, ये सिर्फ एक ही साइड इरिगेट कर सकती है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, यहाँ से कोई कैनाल जा रही है, ऊपर तो नहीं कर पाएगी वाटर सप्लाई। दूसरा होता है साइड स्लोप, जो कि है इन साइड्स के अलोंग दी गई कैनाल। ये इधर साइड्स के अलोंग इस तरीके से जाएगी। तो ये साइड स्लोप कैनाल है, ये कंटूर्स के परपेंडिकुलर होगी। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि ये दोनों साइड इरिगेट कर सकती है, क्योंकि जो यहाँ से जा रही है वो इस एरिया में भी इधर वाटर सप्लाई कर सकते हैं इस पॉइंट से, और हम इधर के एरिया में भी कर सकते हैं। तो ये सारा कवर हो गया अलाइनमेंट का। डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है कि रिजर्वोयर है वो अगर फुल है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स ग्रेविटी डैम कंडीशन में कहाँ पर लगेंगे? तो ये कोई ग्रेविटी डैम है। इस तरीके से वाटर का प्रेशर लग रहा है, इस तरीके से डाउनवर्ड इसका सेल्फ वेट के कारण फोर्सेस लग रहे हैं। अब एक तो इस तरीके से वर्टिकल फोर्स है, एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, उनका रिजल्टेंट इधर से जाएगा। ये रिजल्टेंट है, ये सेंटर पे नहीं होके एसेंट्रिसिटी पे लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण। और ये है, ये इसको ओवरटर्न कराने की कोशिश करेगा। ये इसको कैसे ले जाना चाहेगा कि इस तरीके से ये डैम है, ये ओवरटर्न हो जाए। अब इस तरीके से ओवरटर्न करने की ट्राई कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आ रहे हैं टेंसाइल फोर्सेस, यहाँ पर आ रहे हैं कंप्रेसिव फोर्सेस। तो ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण आ रहे हैं, एसेंट्रिसिटी के कारण आ रहे हैं। और जो डायरेक्ट कंप्रेशन लग रहा है उसके कारण, तो ऊपर जो लग रहा है वेट के कारण, उसके कारण तो क्या होगा, यहाँ पर भी कंप्रेशन आएगा, यहाँ पर भी कंप्रेशन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के कारण ही कंप्रेसिव आ रहे हैं, तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर टेंसाइल का अपोजिट नेचर है, तो इसको अगर माइनस लेते हैं हम, डायरेक्ट कंप्रेशन को प्लस लेते हैं, तो रिजल्टेंट है वो कुछ कम हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्सेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेज होंगे। तो इसको हम बोलते हैं हील। अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप इधर वाटर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आपका पैर आप यहाँ पे रखोगे तो हील आपका यहाँ आएगा, टो यहाँ आएगा। तो इसको बोला जाता है हील, इसको बोला जाता है टो। तो टो जो है उस पर मैक्सिमम लगेंगे, तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 में दिया है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा कैनाल सिस्टम में? तो हेडवर्क, डाइवर्जन हेडवर्क आएगा सबसे पहले, उसके बाद मैन कैनाल आएगा। इससे छोटी वाली जो कैनाल होती है कम डिस्चार्ज वाली, वो ब्रांच कैनाल होती है। फिर आती है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, सॉरी, फिर आते हैं मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर आते हैं माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में दिया है कि इवोपोट्रांसपिरेशन है वाटर का, वो कौन सा कंज्यूम किया गया वाटर है? तो नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। जो भी इवोपोरेशन में, ट्रांसपिरेशन में कंज्यूम हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, वो वाटर होगा इवोपोट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है
कि इरिगेशन चैनल है उसकी लाइनिंग है वो किस लिए करते हैं? तो लीकेज को रोकने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी में दिया है कि ये वाटर लॉगिंग को क्रिएट करेगा, तो ये तो प्रिवेंट करेगा वाटर लॉगिंग को। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको पूरा टॉपिक का आइडिया नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखा हुआ है और ये बी देख के फिर लगता है कि हाँ बोथ वाला करेक्ट हुआ करता है तो ये कर देते हैं। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 126 में दिया है कि कोई ट्यूबवेल है उसका यील्ड किस पे डिपेंड करता है। तो कोई ट्यूबवेल है, अब इधर से जो भी पानी आ रहा है वो सीपेज फ्लो के थ्रू आ रहा है और सीपेज फ्लो में डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या होती है, के आई ए। के आई होता है डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी, और ये जो एरिया है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा। तो डिस्चार्ज है वो के पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी करेगा और फ्लो वेलोसिटी है जो के आई इस पर भी करेगा। तो डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया है कि शेयर फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट स्लाइडिंग है, ये क्या होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से मुझे बेस्ट इसका 3 to 4 लग रहा है। अगर मिनिमम पूछा जाता कि किससे लेस नहीं होना चाहिए तो 1 होता। एक तो ये टेबल दी गई है जो IS 6512 है उसमें, अब उसमें अलग-अलग दिया गया है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिए गए हैं कि कोहेशन के लिए ये होगा, स्लाइडिंग के लिए ये होगा, तो कंबाइंडली नहीं दिया गया है। इसमें ये एक दिया गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो ये लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। प्रीवियस जो वर्जन था इसी कोड का 1972 वाला, ये तो 1984 वाला है। 1972 वाला जो है इसमें ये दी गई थी लोडिंग कंडीशंस हैं डिफरेंट और डी ई ए बी सी इन दोनों लोडिंग कंडीशंस के लिए वैल्यू या तो 3 होगी या 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 129 में दिया है कि फिल्टर और रोक टो है अर्थन डैम में किसके लिए दिए जाते हैं। तो फिल्टर और रोक टो जो दिए जाते हैं अर्थन डैम में, ये जो सीपेज हो रहा है एम्बैंकमेंट से उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए होते हैं कि वो उसको सारे को कलेक्ट करके डाउनस्ट्रीम में पास करा देते हैं और पाइपिंग वगैरह का इश्यू नहीं होने देते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये होता है रोकटो और इसके आसपास ग्रेवल की, कोर सैंड की, फाइन सैंड की ये लेयर्स होती हैं। तो इसके अंदर पास नहीं होंगे जो भी स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं, जो अर्थन मटेरियल है एम्बैंकमेंट का, वो इसमें नहीं जाएगा तो डैम को डैमेज नहीं करेगा। दूसरा, एग्जिट पे हाई वेलोसिटी होने के कारण जो पाइपिंग होने के चांसेस थे उसको ये प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ये तो रोकटो है, हाई वेलोसिटी से भी इससे वाटर पास हो रहा है तो इसमें इरोजन नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई थिंक इसका सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 133 में दिया है कि कैनाल बेड है इसमें ड्रॉप किस लिए देते हैं। तो जहाँ पर भी ग्राउंड स्लोप है वो स्टीप है, वो एक्सीड कर रहा है डिजाइन बेड स्लोप को, वहाँ पर कैनाल फॉल दिया जाता है। जैसे कि ये तो डिजाइन बेड स्लोप है और ग्राउंड सरफेस है उसका स्लोप है वो कुछ इस तरीके से है। तो अगर हम बेड ये जो ड्रॉप्स हैं ये नहीं देते हैं, कैनाल फॉल्स हम नहीं देते हैं और हम डिजाइन बेड स्लोप ही रखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा हमें कितना ज़्यादा अर्थवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारे में हमें फिलिंग कर करके इस लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इकोनॉमिकल नहीं है ये चीज़। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से बेड रखते हैं कैनाल का कि यहाँ पर ये स्लोप रखा, फिर इसको मैं ड्रॉप दे दिया। ड्रॉप में हमें एनर्जी डिसिपेटर वगैरह देना पड़ता है, एनर्जी लॉस करवाना हमारे लिए ज़रूरी है वहाँ पर। उसके बाद हमने इस तरीके से ये सेम स्लोप जो पहले था वही कंटिन्यू रख दिया, क्योंकि इसी स्लोप पे हमें कैनाल को डिज़ाइन किया गया है। फिर एक ड्रॉप दिया और फिर से ये कर दिया। तो अब आप देखोगे तो अर्थवर्क है मैं येलो लाइन से शो कर रही हूँ कितना ज़्यादा कम हो गया है। ये है, अभी यहाँ पे अर्थवर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है ये। तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 में दिया है कि खोसलाज सेफ एग्जिट ग्रेडियंट है वो कौन सी टाइप की सॉइल के लिए लोवेस्ट होगा। तो जितनी फाइन सॉइल होगी उतना ही कम होगी वो वैल्यू इसके लिए। ये टेबल दी थी खोसला ने, अगर शिंगल्स हैं तो ये वैल्यू होगी, सबसे कम होगा जब फाइन सैंड है 1.6 to 1.7 इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर फाइन सैंड हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135 में दिए है कि एक सर्टेन प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक ईयर में 72% कल्चरेबल कमांडेड एरिया का 72% एरिया है वो इरिगेट किए बिना रहा खरीफ सीजन में,
और रबी में रहा 56%। क्वेश्चन ईजी है, पढ़ने में स्टूडेंट्स एग्जाम में प्रेशर के कारण गलतियां कर देते हैं। 72% बिना इरिगेट किए रहा, तो इरिगेट कितना किया, 100 माइनस 72, तो ये तो होगी रबी की इंटेंसिटी। पहला वाला खरीफ है तो खरीफ की होगी, और रबी की हो जाएगी 100 माइनस 56, और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 72% आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136 में दिया है कि रिक्लेम करना है हमें वाटरलॉग्ड सोइल को, तो कौन सा मेजर यूज करेंगे हम। तो कैनाल को अगर लाइनिंग कर देते हैं तो सीपेज लॉसेस कम होंगे और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। फुल सप्लाई लेवल रिड्यूस करने से भी जिस हेड के कारण सीपेज हो रहा था उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, तो सीपेज कम होगा। और अगर वेल्स हम लगा दिए हैं, वहां पर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, तो उसके कारण भी वाटर टेबल लोअर होगी, वाटर लॉगिंग है उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 137 में दिया है कि डिवाइड वॉल किस तरीके से अलाइंड होती है। तो ये डाइवर्जन हेडवर्क का स्ट्रक्चर है, सारा ही देख लेते हैं हम एक बार मेन क्या होता है। ये तो है गाइड बैंक्स, जिसको हमने दिया गया है कन्फाइन करने के लिए रिवर का सेक्शन, ताकि हमें जो डाइवर्जन हेडवर्क बनाना है वो छोटा स्ट्रक्चर बने और इकोनॉमिकल रहे। ये वाला वियर वाला पार्ट है, ये है डिवाइड वॉल, ये यहाँ पर दिया गया है, ये है फिश लैडर, ये अंडर स्लूइस का सेक्शन है यहाँ पर, और ये ऑफ टेकिंग कैनाल इधर से जा रही है। तो डिवाइड वॉल है, ये वियर के परपेंडिकुलर होगी, तो एट राइट एंगल टू द एक्सेस ऑफ द बैराज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138 में दिया है कि दो ऑफ टेकिंग कैनाल है अगर किसी रिवर से, तो कितनी वहां पर स्लूस होंगे और कितने डिवाइड वॉल होंगी। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर हमने डायग्राम देखा पिछले क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पर एक पॉकेट सा बनता है वाटर का, इधर तो अंडर स्लूस आ गया, इधर डिवाइड वॉल आ गई, तो थोड़ा स्टील सा वाटर यहाँ पर रहता है, जिसको कि हम ऑफ टेकिंग कैनाल में इजीली सप्लाई कर दें, तो सेडिमेंट भी कम जाएगा, उसके अलावा सफिशिएंट वाटर वहां पर अवेलेबल भी रहेगा सप्लाई होने के लिए। तो अगर दो ऑफ टेकिंग कैनाल है, इधर भी है, तो ये डिवाइड वॉल हमें इधर भी देना पड़ेगा, अंडर स्लूस भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉकेट बन रहा है वाटर का, ये चाहिए हमें ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 में दिया है कि वो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल जो कि इक्वल रन ऑफ प्रोड्यूस करे, तो ये होता है इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल मतलब जो डायरेक्ट रन ऑफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसी एरिया में मान लिया कि 15 mm का रेनफॉल हुआ और उसमें 10 mm है वो डायरेक्ट रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है रिवर में, तो 10 mm है वो इफेक्टिव रेनफॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया है कि इरिगेशन बेसिकली कहाँ रिक्वायर्ड होगा, तो कहीं पर भी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो रेनफॉल से फुलफिल नहीं हो रही है, उन सारे एरियाज में ही इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी हमें, तो डी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 में दिया है कि कौन सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसमें रेडिली हम यील्ड कर सकते हैं वाटर को, तो ये तो एक्यूफर होता है, सबको पता होगा, बट ये कम ही पूछा जाता है एग्जाम में। एक्यूफ्यूज, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड, ये भी आपको याद रखना है। एक्यूफ्यूज तो हम बोलते हैं जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, एक्यूफ्यूज है उसमें ना तो वाटर है ना वो सप्लाई कर सकता है, वो काइंड ऑफ रॉक जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें पोर्स ही नहीं है, पोर्स नहीं है तो वाटर नहीं है, और जो है ही नहीं वो कहाँ से सप्लाई करेगा। एक्विटार्ड है, इसको रिटार्डेड है, इसमें पोर्स है, परमेबिलिटी भी है, बट बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पे है, रिटार्डेड फ्लो है, इससे आपको याद रख लेना है। एक्विक्लूड क्या इंक्लूड तो कर रहा है वाटर को, वाटर है इसमें एक्विक्लूड में, काइंड ऑफ क्ले, बट ये सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ये हो गया क्वेश्चन 141 ए आंसर। क्वेश्चन 142 में दिया है कि वो कैनाल जिसमें कोई डायरेक्ट इरिगेशन ना किया जा रहा हो, तो वो होती है सबसे बड़ी वाली कैनाल, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज वाली कैनाल, मेन कैनाल जो होती है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 का तो क्या ही बताना है, ये फॉर्मूला पूछा है, आपको याद होना चाहिए, होगा भी। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन रहता है याद रखने में बी डी डेल्टा का, तो आप थोड़ा सा इस फॉर्मूला आया कहाँ से उसका वो याद रख लो। ये फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी से, ये आ जाता है वॉल्यूम, इसको इक्वेट करते हैं डी इंटू डेल्टा से, क्योंकि डेल्टा है वो डेप्थ है और डी है ये एरिया है पर मीटर डिस्चार्ज के, पर मीटर क्यूब डिस्चार्ज के लिए,
सॉरी पर मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज के लिए। तो इनको हम इक्वेट करते हैं, तो बी के साथ में तो ये नहीं आएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे और बी अकेला आएगा। तो मल्टीप्लाइंग आएंगे तो फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा कोई सा एक। 8.64 आपको याद रख लेना ठीक रहेगा, बाकी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि बी है वो डेज में होता है तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन है ये कहाँ पर प्रेफर्ड होता है। तो ग्राउंड सरफेस अनड्यूलेटिंग है तो वहाँ पर सरफेस इरिगेशन हम नहीं कर सकते, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन वहाँ पे सही होगा। शैलो रूट से अगर क्रॉप्स की तो भी स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें हम स्लो रेट से वाटर सप्लाई करते हैं और लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करते हैं। सी में दिया है कि वाटर है वो स्कैर्स है, तो वाटर की अगर स्कैरिसिटी है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी वो अच्छी होती है। तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 में दिया है कि कोई कन्फाइंड एक्यूफर में कोई वेल है जिसका ड्रॉडाउन अगर डबल करते हैं तो डिस्चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये इक्वेशन होती है डिस्चार्ज की कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के अलग अलग। ये कन्फाइंड एक्यूफर का केस है, इसमें डी है वो इनिशियल जो वाटर टेबल था उसका हाइट है। अभी जो वाटर लेवल यहाँ पे है तो अभी का जो है ये हुआ है ये है एच डब्ल्यू, तो ड्रॉ डाउन क्या हो गया डी माइनस एच डब्ल्यू, ये एस जो है ये हो गया ड्रॉ डाउन। और इसमें डिस्चार्ज की इक्वेशन आती है वो ये होती है क्यू प्रोपोर्शनल है क्यू इक्वल है 2 पाई के एस डी माइनस एच डब्ल्यू अपॉन 2.3 log 10 आर अपॉन आर डब्ल्यू। तो क्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी माइनस एच डब्ल्यू के कन्फाइंड एक्यूफर में। इसमें जितना टाइम्स हम ड्रॉ डाउन को करेंगे चेंज उतना ही चेंज क्यू में आएगा। दूसरा ये है अनकन्फाइंड एक्यूफर का केस, इसमें भी सेम ये डी है इनिशियल वाटर टेबल यहाँ पर था, अभी वाटर टेबल यहाँ पर है तो ये है एच डब्ल्यू। इसका जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि Q इक्वल होगा पाई के डी स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ये ड्रॉ डाउन के। क्वेश्चन में हमें कन्फाइंड एक्यूफर दिया है तो अगर ड्रॉ डाउन को डबल कर रहे हैं तो Q भी 2 टाइम्स हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 में दिया है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्यूफर है उसमें अवेलेबल वाटर है वो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो अवेलेबल वाटर रहता है वो क्या होगा, तो वो होता है स्पेसिफिक रिटेंशन। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से हम वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्यूफर, ये होता है स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक स्टोरेज है ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जितना हम एक पोर्शन ऑफ एक्यूफर से रिलीज कर सकते हैं पर यूनिट मास ऑफ एक्यूफर और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर, विद द कंडीशन दैट पर यूनिट चेंज इन हार्डली ग्रेडियंट में 1 यूनिट का चेंज होगा, बट जो एक्यूफर है वो सैचुरेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 150 में दिया है कि कौन से स्टेज में रिवर फ्लो होगी तो उसमें स्लोप मैक्सिमम होगा। तो ये माउंटेन्स है, रिवर की सबसे पहले वाली जो स्टेज होती है इसको रॉकी या माउंटेनियस स्टेज बोला जाता है। इसके बाद आता है बाउल्डर स्टेज, इसके बाद आता है ट्रफ एंड एलुवियल स्टेज और सबसे लास्ट में आता है डेल्टा स्टेज। तो सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पर होगा, माउंटेन्स में, रॉकी स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 151 में दिया है कि रिपेलिंग ग्रोइन है वो कैसे अलाइंड होता है। तो जैसे कि ये कोई रिवर है, इसके बैंक्स पे इस तरीके से ग्रोइन्स बने होंगे, इन्हीं को स्पर्स भी बोला जाता है। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है, तो ये हो गया अपस्ट्रीम, ये हो गया डाउनस्ट्रीम। ये जो 90 डिग्री पे होता है ये तो होता है डिफ्लेक्टिंग, ये वाला होता है ये होता है रिपेलिंग और ये होता है अट्रैक्टिंग। याद रखने की ये ट्रिक है कि ये तो जो वाटर आ रहा है उसका सामना करके खड़ा हुआ इस तरीके से, ये वेलकमिंग है, जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसका भी इंक्लिनेशन है, ये होता है अट्रैक्टिंग। तो रिपेलिंग होगा वो अपस्ट्रीम में इंक्लाइंड होगा, पॉइंटिंग अपस्ट्रीम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 152 में दिए है कि एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होगा डैम का। ये तो पता होगा ट्रायंगुलर होता है। एलिमेंट्री प्रोफाइल है इसमें हम अपलिफ्ट फोर्सेस, सेल्फ वेट और वाटर प्रेशर 3 फोर्सेस ही कंसीडर करते हैं
और वाटर प्रेशर है वो इस तरीके से लग रहा होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगेगा जैसे जैसे टॉप पे जा रहे हैं, कम होते होते इस टॉप पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है WH। तो यहाँ पर तो H की वैल्यू 0 है इस पॉइंट के लिए, इसके ऊपर कोई वाटर है नहीं, और यहाँ पर WH है। तो जिस तरीके से वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से हम इसकी थिकनेस को इंक्रीज कराते हैं और हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है एलिमेंट्री प्रोफाइल में। क्वेश्चन नंबर 153 में दिया है कि अर्थन डैम है, इसमें फाउंडेशन के थ्रू जो सीपेज हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इम्परवियस कट ऑफ यूज किया जाता है इसके लिए, और बाकी सारे ये हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, चिमनी, ड्रेन, रोप टो, ये सारे हैं जो एम्बैंकमेंट से सीपेज हो रहा है उसको रोकने के लिए। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, या तो एम्बैंकमेंट के लिए या फाउंडेशन के लिए क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ऐसा होता है ये इम्पीरियस कट ऑफ, ये इम्पीरियस कट ऑफ है। यहाँ पर हाई हेड है तो यहाँ पर लो हेड है, तो वाटर है वो यहाँ पर फ्लो होना चाहिए इस परवियस सोइल से। तो यहाँ पर इस तरीके से कट ऑफ दे दिया जाता है, तो ये प्रिवेंट करेगा जो सीपेज हो रहा है उसको। ये इम्पीरियस कट ऑफ किसी भी ऐसे मटेरियल का होगा जिसकी परमेबिलिटी है वो काफी कम है। सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 144 में दिया है कि अर्थन डैम है, उसके अपस्ट्रीम फेस के लिए स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सबसे क्रिटिकल कंडीशन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है अभी तक एग्जाम्स में। बेसिकली इस तरीके से होता है सेक्शन अर्थन डैम का। अब क्या होगा, ये स्लोप है, तो यहाँ पर ये जो भी सोइल है स्लोप पे ये स्लाइड होने चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कारण, नीचे की तरफ खींच रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज इसको। इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो उसको फेल नहीं होने दे रही है, उसको स्लाइड नहीं करने दे रही है। अब जब ये वाटर लेवल यहाँ तक है तो उस टाइम क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो है बैंक है ये सेचुरेटेड होगा, मैक्सिमम तक है। तो सेचुरेशन पे क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सिग्मा इक्वल होगा सिग्मा माइनस सिग्मा डेस इक्वल होगा सिग्मा टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। शीयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सिग्मा पे, अगर प्योरली सैंड है तो सिग्मा 10 होगा, सिग्मा डेस 10 होगा, सॉरी सिग्मा डेस है ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण सिग्मा डेस की वैल्यू घटी और इसके कारण शीयर स्ट्रेंथ घट गई। तो एक तो ये हो गया कि सेचुरेटेड है, तो उस केस में सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। दूसरा, अगर यहाँ पर वाटर था तो आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था स्लोप को, क्योंकि इस डायरेक्शन में वाटर का प्रेशर लग रहा था यहाँ पे। तो एक तो हमने ड्रॉ डाउन किया तो हमने इस प्रेशर को हटा दिया, दूसरा सडन किया हमने ड्रॉ डाउन। सडन करने से क्या हुआ कि सोइल सेचुरेटेड ही रह गई। अगर हम स्लोली स्लोली करते, जैसे कि पहले यहाँ से लेके वाटर टेबल को यहाँ लेके आए, फिर थोड़े टाइम सेटल होने दिया, उससे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये सेचुरेटेड ना होके इसका मॉइस्चर कंटेंट कुछ कम होता और उसके कारण शीयर स्ट्रेंथ कुछ बढ़ती। तो ड्रॉ डाउन क्रिटिकल है और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब सडनली कर रहे हैं हम उसको। तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 155 में दिया है कि ग्रेविटी डैम में मेजर रेजिस्टिंग फोर्स क्या है। तो सेल्फ वेट ऑफ डैम होता है मेजर रेजिस्टिंग फोर्स, और ओवरटर्निंग फोर्स होता है वाटर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 159 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन से करेक्ट हैं। तो लीव्स और स्पर्स के रिगार्डिंग दिए हैं, तो ये स्पर्स जो होते हैं ये ग्रोइंस को ही बोला जाता है। ये हमने देखा पिछले क्वेश्चंस में भी, ये इस तरीके से होंगे रिवर बैंक्स में, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। तो ये तो क्या होगा, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन के ट्रांसवर्स होंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये इनको हमने बैंक से इस डायरेक्शन में बनाया है। लीव्स हैं ये पैरेलली वॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो एम्बैंकमेंट का बना होता है। ये लीव्स जो है ये फ्लड कंट्रोल के लिए होती हैं, जो रिवर के जो बैंक्स हैं उसी के पैरेलल में होती हैं। जैसे ये तो रिवर जा रही है और यहाँ पर हमने ये अर्थन एम्बैंकमेंट स्ट्रक्चर बना दिया ताकि फ्लड की सिचुएशन में रिवर है वो इतने ही सेक्शन में कन्फाइंड रहे और आसपास के एरिया में डैमेज ना करे। तो लीव्स होंगी वो फ्लो की ही डायरेक्शन में होंगी, और स्पर्स या ग्रोइंस हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखोगे तो बी हो जाएगा, फोर्थ एंड फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 167 डिकन्स फॉर्मूला पूछा है, इतनी बार रिपीट हो चुका है ये तो। QP इज इक्वल टू CA रेज़्ड टू पावर 3/4। इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी आपको ऐसा हो कि बार बार भूल रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है मेमोराइज करने में, तो आप किसी हिंट की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि राइव जो होता है वो होता है CA2⁻3, ये होता है 3⁻4। तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप इससे रिलेट कर दो कि डिकन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4th नंबर पे, और इसमें भी यहाँ पे जो 4 वाला है वो डिकन वाले फॉर्मूले में आएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 168 बहुत ही कॉमन है, हर बुक में मिलेगा आपको, कि अगर वाटर जो सप्लाई कर रहे हैं उसके अमाउंट हम इंक्रीज करेंगे तो यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से ग्राफ चाहता है, जैसे जैसे हम वाटर की सप्लाई बढ़ाते हैं तो यील्ड बढ़ता है और एक पॉइंट के बाद कम होने लग जाता है। और होना भी चाहिए। आप खुद इमेजिन करोगे कहीं किसी क्रॉप में बहुत ही ज़्यादा पानी दे दिया आपने, तो हेल्दी कंडीशन नहीं है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। तो डिक्रीजेज इंक्रीजेज अप टू ए लेवल एंड देन डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 169 में दिया है कि अलाइनमेंट के बेसिस पे हम कैनाल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से कर देती हूँ। जैसे कि ये एरिया है, इसमें जो टॉप वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है रिज लाइन या वाटर सेट लाइन। इसके अलोंग अगर कैनाल अलाइन की गई है तो वो रिज कैनाल होगी या वाटर सेट कैनाल होगी, सेम ही होती हैं दोनों। इसके बाद इसमें कंटूर्स होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे। मान लिया कि ये कुछ 500 का कंटूर है, ये कुछ 450 का है, ये इधर से कुछ 300 का जा रहा है। तो एक कंटूर्स के पैरेलल अगर डिजाइन की गई है तो इसको हम बोलते हैं कंटूर कैनाल। दूसरी हो सकती है साइड स्लोप के अलोंग, जैसे कि ऐसे बनाई हुई है हमने कैनाल। साइड स्लोप वाली कैनाल है, ये जो कंटूर वाली कैनाल है इसके परपेंडिकुलर होगी, कंटूर्स के परपेंडिकुलर होगी। रिज कैनाल है, ये दोनों साइड इरिगेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ से तो आप इधर भी पानी सप्लाई कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। साइड स्लोप भी दोनों साइड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे है तो इधर भी पानी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन कंटूर कैनाल का ये ड्रॉबैक होता है कि एक ही साइड इरिगेट कर सकती है। जैसे कि ये कंटूर कैनाल है तो इधर ही वाटर सप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम ऊपर तो नहीं कर पाएंगे। तो तीनों ही क्लासिफिकेशन है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 में दिए है कि रिज कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड ए। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि रिज कैनाल है, इसी को वाटरशेड कैनाल भी बोला जाता है। तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 में दिए है कि गैरेट्स डायग्राम है, ये किसके लिए, किस पे थ्योरी पे बेस्ड है। तो लेसीज और कैनेडीज थ्योरी है एलुवियल चैनल्स के लिए, जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डिजाइन के लिए। इन्हीं में आपने अगर क्वेश्चंस किए होंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में तो आपने देखा होगा कि कैनेडीज के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते थे। एक तो उसमें वेलोसिटी के लिए कटर का फॉर्मूला यूज किया था, जो अपने आप में इतना लेंदी फॉर्मूला था, और मेन पॉइंट ये है कि उसमें ट्रायल एंड एरर था, उसके कारण बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो रही थी, इसलिए उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गैड्स डायग्राम दिए गए थे। और पिछला जो यूकेपीएससी ए का जो एग्जाम हुआ अगस्त में, उसमें पूछा गया था कि गैरेट्स डायग्राम है, उसमें साइड स्लोप क्या लिया गया था। लेसिस और कैनेडीज दोनों में ही साइड स्लोप है, वो सेम रखा गया था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या था साइड स्लोप की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 172 में दिया है कि हेडवर्क का मेन फंक्शन क्या है। तो डाइवर्जन हेडवर्क है, वो एक तो जो फ्लो सप्लाई हो रहा है कैनाल में उसको रेगुलेट करता है, और जो सिल्ट की एंट्री है उसको भी वो कंट्रोल करता है। सिल्ट की जो सिल्ट एंटर हो रहा है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि सिल्ट एक्सक्लूडर प्रोवाइड करवाते हैं हम डाइवर्जन हेडवर्क के साथ में। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 173 में दिया है कि ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा डाइवर्जन हेडवर्क का पार्ट नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये कैनाल का टाइप है, एक माइनर कैनाल है, तो ये डाइवर्जन हेडवर्क का टाइप पार्ट नहीं है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 में दिए है कि वो इरिगेशन स्ट्रक्चर जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जब कैनाल और ड्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, तो कोई मिक्सिंग ना हो उनके डिस्चार्जेस में, उसके लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो एक्वेडक्ट भी होता है इसके लिए और सुपर पैसेज भी होता है, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि मेन पार्ट्स क्या है रेगुलेशन वर्क के।
तो हेड रेगुलेटर भी कैनाल रेगुलेशन के लिए होता है, क्रॉस रेगुलेटर और कैनाल फॉल्स भी कैनाल के रेगुलेशन के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 176 में दिया है कि कैनाल आउटलेट्स हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं? तो कैनाल मॉड्यूल्स भी बोला जाता है इनको, बी हो जाएगा आंसर। कैनाल एस्केप है, ये एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 में दिया है कि वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क जिसमें रिवर का बेड लेवल और कैनाल का सेम लेवल पे है, तो कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम देंगे? तो हम लेवल क्रॉसिंग देते हैं ऐसे में, और अगर ड्रेनेज ऊपर से जा रहा है तो सुपर पासेज होता है, कैनाल ऊपर से जा रही है तो एक्वेडक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 में दिया है कि कंक्रीट डैम के कंपेरेटिवली अर्थन डैम की बेस विड्थ है वो कम होती है, ज़्यादा होती है या इक्वल होती है? तो अर्थन डैम में जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो ग्रेविटी डैम में जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उससे तो वीकर मटेरियल है, तो हमें ज़्यादा थिकनेस देनी पड़ती है, विड्थ ज़्यादा होगी, मच लार्जर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 179 में दिया है कि ऑप्शन में दिए हैं उनमें कौन सा ऐसा है जो कि वाटर लॉगिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता? तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज के कारण भी वाटर लॉगिंग होगी, अनलाइंड कैनाल से अगर सीपेज हो रहा है उससे कारण वाटर लॉगिंग होगी, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग के कारण भी होगी, एक्सेसिव टैपिंग कर रहे हैं अगर हम ग्राउंड वाटर की तो उससे तो वाटर लॉगिंग के लिए हमें बेनिफिट मिलेगा, वाटर टेबल नीचे जाएगी तो वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 180 में दिया है कि कौन सा फ्लड कंट्रोलिंग मेजर है जिसको हम आइसोलेशन में यूज़ कर सकते हैं किसी सिटी को फ्लड से प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए? तो फ्लड एम्बैंकमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए डी होगा